हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पिनल कोड के अंदर जनरल एक्सेप्शंस को। गाइस, इससे पहले हम इसकी दो वीडियो को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जुडिशियल एक्ट और एक्सीडेंट को। सेकंड पार्ट में हमने देखा था एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन को। और आज हम देखने वाले हैं एक्ट डन बाय कंसेंट एंड ट्राइफलिंग एक्ट को। अब ये जो एक्ट डन बाय कंसेंट है, इसको डिफाइन किया गया है आईपीसी के अंदर सेक्शन 87 से लेके 91 तक, और ट्रैवलिंग एक्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 95 में। इन एक्ट को समझने से पहले हम इसका बेसिक मीनिंग समझ लेते हैं। सो गाइस, अगर बहुत ही सरल से शब्दों में बात की जाए तो एक्ट डन बाय कंसेंट से हमारा मतलब होता है एक ऐसे एक्ट से जिसमें एक पर्सन सामने वाले पर्सन को विलफुली, अपनी इच्छा से उसको एक कंसेंट दे देता है कि अगर कोई इंजरी क्रिएट होती है तो उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। और उस केस में अगर वाकई में इंजरी क्रिएट हो जाती है तो वो सामने वाली पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप किसी डॉक्टर के पास में जाते हो इंजेक्शन लगवाने के लिए, तो जैसे ही आप डॉक्टर को इंजेक्शन लगाने की कंसेंट देते हो, परमिशन देते हो, तब उसमें ये दूसरी कंसेंट भी इनबिल्ट होती है कि इंजेक्शन लगने के दौरान जो भी आपको हल्का फुल्का बॉडी पेन होगा उसको सहन करने के लिए आप तैयार रहोगे। और उस केस में उस बॉडी पेन के लिए आप उस डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते। सो ये आते हैं हमारे एक्ट डन बाय कंसेंट में। दूसरे होते हैं हमारे ट्राइफलिंग एक्ट। ट्राइफलिंग एक्ट से मतलब होता है ऐसे एक्ट जिसमें जो हार्म या इंजरी क्रिएट हो रही है उसका नेचर इतना लेस सीवियर होता है कि उसके लिए कोई केस करना बनता ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो कोई पड़ोसी आपके घर से कोई चम्मच चुरा के ले जाता है, तब ऐसा तो है नहीं आप उसके ऊपर कोई चोरी का केस कर दोगे। तो इस केस में जो हार्म हुआ है, जो इंजरी हुई है, उसकी सीवियरिटी इतनी कम है कि उसके ऊपर कोई रीजनेबल बंदा केस कर ही नहीं सकता है। तो आइए हम देखते हैं इन सेक्शंस को थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहले आते हैं हम सेक्शन 87 पे। 87 की लैंग्वेज पे अगर ध्यान दें तो ये कहता है एक्ट नॉट इंटेंडेड, ऐसे एक्ट जो कि इंटेंशनली नहीं किए गए हैं, नॉट नॉन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, और जो करने वाला बंदा था यानी कि जो डूअर था उसको इस चीज की नॉलेज नहीं थी कि उससे कोई ग्रीवियस हर्ट या कोई इंजरी क्रिएट हो सकती है, देन वो आएगा एक्ट डन बाय कंसेंट में। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन भी इन्वॉल्व होती है, जैसे जो इंजरी क्रिएट हुई है यानी कि जो हार्म हुआ है, दैट शुड बी शॉर्ट ऑफ ग्रीवियस हर्ट, यानी कि बहुत ही हल्का फुल्का कोई इंजरी होनी चाहिए, कोई सीवियर इंजरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर इंजरी इतनी सीवियर हो जाती है कि पर्सन की डेथ हो जाती है, उस कंडीशन में ये देखा जाएगा कि जो डूअर था, जो इन्फ्लिक्टेड पार्टी थी, उसकी वहां पे कोई क्रिमिनल इंटेंशन तो इन्वॉल्व नहीं थी। और तीसरी कंडीशन होती है कि जिस पर्सन ने अपनी कंसेंट दी थी उसकी एज 18 या 18 से अबव होनी चाहिए। सो अगर ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो जो डूअर होगा यानी कि जो ऑफेंडर है उसको डिफेंस मिल जाएगा 87 का, और वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए लायबल नहीं होगा। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो आप किसी क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने के लिए जाते हो, तो उस केस में बैट्समैन अगर कोई बॉल को हिट करे और ऑडियंस में किसी पर्सन के ऊपर जाके वो लग जाए, उसको कोई इंजरी क्रिएट हो जाए, तो इस कंडीशन में उस बैट्समैन के ऊपर कोई भी केस नहीं बनता है, क्योंकि जब आप वहां पे मैच देखने के लिए गए तो आपने उसका टिकट खरीदा। उस टिकट खरीदने के साथ में आपने अपनी उस कंसेंट को भी वहां पे उसको दिया कि कोई इंजरी क्रिएट हो जाती है तो उसके लिए वो वहां पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। या एक दूसरा केस अगर हम देखें तो अगर किसी बॉक्सिंग मैच में एक बॉक्सर किसी दूसरे बॉक्सर के पंच से घायल हो जाता है, तो वो सामने वाले पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि बॉक्सिंग में ये रिस्क इनबिल्ट होता है और ये जो कंसेंट रहेगी वहां पे इंजरी की वो भी इनबिल्ट रहेगी। तो जो बंदा होगा वो किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए लायबल नहीं होगा। अब ये जो पूरे का पूरा सेक्शन है ये बेस्ड है लैटिन मैगजीन पे, जो कि है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। इसका मतलब होता है he who consent to an act cannot complain injury to him by the act। जो पर्सन अपनी कंसेंट दे रहा है इंजरी के लिए, वो बाद में ये कंप्लेन नहीं कर सकता कि उसको इंजरी हुई है, सामने वाली पार्टी को पनिश किया जाए। सो
इन शॉर्ट अगर हम इस एक्ट के बेसिक इंग्रेडिएंट की बात करें तो यहाँ पे दो इंग्रेडिएंट बनते हैं। पहला, एक्ट इज नॉट इंटेंडेड इज नॉट लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, कि जब वो एक्ट किया गया तो वहां पे जो डूअर था उसकी ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं थी कि सामने वाली पार्टी की डेथ हो जाए या उसको कोई सीवियर इंजरी हो जाए। और दूसरी कंडीशन है, जिस बंदे ने कंसेंट दी है उसकी एज 18 या 18 से अबव होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन 88 से। सेक्शन 88 कहता है एन एक्ट डन इन गुड फेथ for the person's benefit with the person's consent is not an offense। ऐसा कोई भी एक्ट जो सामने वाले पर्सन के बेनिफिट के लिए किया जाता है गुड फेथ में, वो किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में काउंट नहीं किया जाएगा। अगेन एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो ये कोई पर्सन है जिसको कोई सीवियर प्रॉब्लम है और वहां पे इसकी सर्जरी मस्ट है। अब ये जाता है डॉक्टर के पास में और डॉक्टर इसकी सर्जरी की तैयारी कर देता है। अब सर्जरी से पहले ये कंडीशन क्लियर है कि इसके बचने के चांस जो है वो केवल 30% है, 70% चांस है कि इसकी डेथ होनी होनी है। उस कंडीशन में अगर ये पर्सन की डेथ हो जाती है तो डॉक्टर के ऊपर क्लेम नहीं किया जा सकता, डॉक्टर को मर्डर के लिए चार्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे कंसेंट ऑलरेडी शामिल थी और साथ में जो डॉक्टर काम कर रहा था वो गुड फेथ में कर रहा था, उसकी यहाँ पे ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं थी कि इस पेशेंट की डेथ हो जाए, तो डॉक्टर को प्रोटेक्शन मिल जाएगा सेक्शन 88 का। इसके अलावा जितने भी सर्जिकल ऑपरेशंस होंगे या जो भी सर्जन्स होते हैं उनको डिफेंस मिलता है सेक्शन 88 का। एक्ट के इंग्रेडिएंट की बात करें तो यहाँ पे दो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं। पहला, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, यहाँ पे जो डूअर है उसकी कोई भी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, और दूसरा, एक्ट मस्ट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन एंड इन गुड फेथ, जो एक्ट किया गया है वो सामने वाले पर्सन के बेनिफिट के लिए किया गया हो और गुड फेथ में किया गया हो। एक केस से इसको समझते हैं। एक केस था आरपी ढांडा वर्सेस भूरेलाल का। इसमें जो एपिलेंट होता है, एक मेडिकल डॉक्टर, वो अपने पेशेंट का कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन करता है। अब होता क्या है कि ऑपरेशन के बाद में जो पेशेंट होता है, पेशेंट की आंखों की जो रोशनी होती है वो पूरी तरीके से चली जाती है। इस कंडीशन में डॉक्टर जो होगा वो प्रोटेक्टेड होगा सेक्शन 88 के थ्रू, क्योंकि डॉक्टर ने इंटेंशनली वो एक्ट नहीं किया है, वो बाय डिफॉल्ट ऐसा हो गया। डॉक्टर ने जो ऑपरेशन किया था वो गुड फेथ में किया था, उसकी इंटेंशन थी कि जो पेशेंट है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए, तो डॉक्टर की कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 89 की। तो सेक्शन 89 कहता है एक्ट कमिटेड फॉर द benefit of a person below 12 year age or a person with unsound mind where the consent is provided by the guardian or person having charge of the person। यानी कि अगर एक्ट रिलेट कर रहा है किसी ऐसे पर्सन से जिसकी एज 12 साल से कम है, या कोई बंदा है जो कि अनसाउंडेड माइंड है और साथ में एक्ट करने से पहले उसके गार्जियन से परमिशन भी ली गई है, उस कंडीशन में भी जो डूअर होगा, जो इन्फ्लिक्टेड पर्सन होगा जिसकी वजह से इंजरी क्रिएट हो रही है, उसको प्रोटेक्शन मिलेगा सेक्शन 89 का। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोवाइजो हैं, इसके कुछ कंडीशन है। क्या क्या है? पहली कंडीशन, एक्ट शैल नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और एक्ट अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ, यानी कि वहां पे कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए डेथ की या अटेम्प्ट टू डेथ की। दूसरी कंडीशन के एक्ट डूइंग एनीथिंग विच द डूअर नोज लाइकली टू कॉज डेथ फॉर एनी पर्पस अदर देन द प्रिवेंटिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ट और क्योरिंग एनी ग्रीवियस डिजीज। पर्सन ने अगर कोई ऐसा एक्ट किया भी है जिससे डेथ के होने की प्रोबेबिलिटी है, तब भी वो एक्ट केवल उस पर्सन की डेथ को प्रिवेंट करने के लिए किया गया हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई पर्सन है, कोई छोटा बच्चा ही है या कोई अनसाउंडेड पर्सन है, वो किसी सीरियस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है और डॉक्टर के पास में जाता है अपने ट्रीटमेंट के लिए। अब वहां पे जो उसको डिजीज है वो इतनी सीवियर डिजीज है कि उसका ऑपरेशन या सर्जरी बनती है और सर्जरी में रिस्क भी है उसकी जान जाने का। उस कंडीशन में जो डॉक्टर होगा, डॉक्टर वो रिस्क ले सकता है,
क्योंकि वहां पे कंसेंट रहेगी उसके गार्जियन की और डॉक्टर भी प्रोटेक्टर रहेगा अंडर सेक्शन 89। नेक्स्ट थिंग इज एक्ट शैल नॉट एक्सटेंड टू वॉलंटरली कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट। एक्ट में ऐसा कोई भी एक्ट कवर नहीं होता है जो कि वॉलंटरली जानबूझकर किसी को हर्ट पहुंचाने के लिए किया गया हो। एंड साथ में एक्ट शैल नॉट एक्सटेंड टू अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, किसी ऑफेंस का अबेटमेंट भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन 90। तो बेसिकली सेक्शन 90 जो है हमारा वो केवल डिफाइन कर रहा है कंसेंट को, लेकिन सेक्शन 90 जो कंसेंट को डिफाइन करता है वो एक नेगेटिव सेंस में करता है। कैसे? सेक्शन 90 कहता है अ कंसेंट गिवन बाय अ पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट इज नॉट अ वैलिड कंसेंट। अगर सामने वाले पर्सन ने जो कंसेंट दी है वो फियर ऑफ इंजरी में दी है। फियर ऑफ इंजरी मतलब आपने सामने वाली पार्टी के सर पे बंदूक रख दी और उससे कहा किसी चीज के ऊपर कंसेंट देने के लिए, तो वो तो ऑब्वियसली दे ही देगा ना, क्योंकि वहां पे तो रिस्क है। अगर वो कंसेंट नहीं देगा तो वैसे ही मारा जाएगा। तो उस कंडीशन में जो उसकी कंसेंट होगी वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। और दूसरी कंडीशन है मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। अगर आपने कोई फैक्ट को छुपाया है या उसको किसी गलत तरीके से रिप्रेजेंट करके सामने वाले पर्सन की कंसेंट ली है तो वो कंसेंट भी वैलिड नहीं मानी जाएगी। इसका एक केस है हमारे पास में, जाकिर अली वर्सेस स्टेट ऑफ असम का। इसमें जो एक्यूज्ड रहता है अपनी फीमेल पार्टनर को शादी का झांसा देकर उसको शादी का प्रॉमिस करके उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, लेकिन बाद में शादी करने से मना कर देता है। तो जब लड़की कोर्ट में जाके केस फाइल करती है, एक्यूज्ड वहां पे दलील देता है कि भाई वो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है वहां पे लड़की की कंसेंट शामिल थी, तो उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। लेकिन कोर्ट कहता है कि नहीं, आपने जो लड़की को प्रॉमिस किया था वो शादी का प्रॉमिस किया था और बाद में आपने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया। तो यहाँ पे केस बनता है मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट का और आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाली और बंदे को पनिशमेंट हुआ, उसको कन्विक्ट करार दिया गया अंडर सेक्शन 376 एंड 417 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। दूसरी कंडीशन a consent given by a person who from unsoundness of mind or intoxication। अगर कोई बंदा ऐसा है जो कि अनसाउंडेड माइंड है या इंटॉक्सिकेटेड है, वो किसी नशे में है, तो उसकी कंसेंट को भी वैलिड नहीं माना गया है। एंड रीजन भी क्लियर है, अगर कोई बंदा ऐसी सिचुएशन से सफर कर रहा है तो उसके पास में इतनी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है कि उस एक्ट के नेचर को समझ सके कि वो जो एक्ट है वो उसके फेवर में है या उसके लिए हार्मफुल है। एंड थर्ड वन इज द अ पर्सन अंडर 12 ईयर ऑफ एज। अगर कोई बालक है जिसकी उम्र 12 साल से कम है, उस कंडीशन में भी उसकी कंसेंट को वैलिड नहीं माना जाएगा। उसकी कंसेंट वही होगी जो उसके पेरेंट्स या गार्जियन की कंसेंट होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 91 की। तो सेक्शन 91 कहता है द एक्सेप्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 87 to 89 डज नॉट एक्सटेंड टू एक्ट which are offenses independently of any harm which may cause the person to giving the consent। कि कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो कि अपने आप में वहां पे कोई इंडिपेंडेंट हार्म इन्वॉल्व होता है और उस केस में 87, 88 या 89 की प्रोटेक्शन आपको वहां पे नहीं मिल सकती है। एग्जाम्पल के लिए मिसकैरेज की हम बात करते हैं, तो मिसकैरेज यानी कि गर्भपात। अब इस केस में मान लो जो वुमेन है जिसका मिसकैरेज हुआ है, उसमें ऑल्दो वो जो वुमेन है उसको पता है कि उसको हार्म हो सकता है, कोई इंजरी क्रिएट हो सकती है, लेकिन फिर भी वो अपनी कंसेंट दे देती है। ऑल्दो उसको पता है कि उसको इंजरी हो सकती है या हुई है और उसने अपनी कंसेंट दी है, फिर भी जो मिसकैरेज है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और जो लेडी होगी उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाली। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जो मिसकैरेज है ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस है, दैट इज ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड। ये चाइल्ड के अगेंस्ट ऑफेंस है, इसमें केवल वुमेन की कंसेंट को वैलिड नहीं माना गया है। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। मान लो कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जो वुमेन है उसकी जान बचाने के लिए जो मिसकैरेज है वो नेसेसरी बन जाती है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे एक्सेप्शन मिल सकता है।
लेकिन वहां पे जो दूसरे प्रोविजंस हैं जैसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वगैरह, इनके प्रोविजंस को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा दूसरे एक्ट भी हो सकते हैं लाइक एक्ट विच आर नॉट प्रोटेक्टेड लाइक टू हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, डिसेंसी और मोरल्स। एग्जाम्पल के लिए कोई पॉर्न मूवी है तो एक पॉर्न मूवी को केवल इस बेसिस पे पब्लिकली शो नहीं किया जा सकता कि जिन पर्सन्स जो वहां पे इन्वॉल्व थे, जो उसके एक्टर या एक्ट्रेस थी, वहां पे उनकी कंसेंट शामिल थी। रीजन, क्योंकि ये जो ऑब्ससीन मटेरियल्स होते हैं ये अटैच होते हैं पब्लिक मोरल्स के साथ में, डिसेंसी के साथ में, इसमें सोसाइटी पे गलत इम्पैक्ट जा सकता है। तो केवल कंसेंट के बेसिस पे इनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता और यहाँ पे किसी भी तरह का डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं ट्राइफल्स की। तो ट्राइफल्स जैसा हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ट्राइफल से मतलब होता है एक ऐसे एक्ट जहां पे जो इंजरी होती है, इंजरी की सीवियरिटी इतनी कम है कि वहां पे कोई केस करना रीजनेबल ही नहीं बनता है। एक्ट की डेफिनेशन पे ध्यान दें तो उसमें लिखा है नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉज और दैट इट इज इंटेंडेड टू कॉज और दैट इज known to be likely to cause any harm if that harm is so slight that no person of ordinary sense tempered would complain of such harm। एग्जाम्पल के लिए आपने कोई छोटा बच्चा आता है आपके घर में से, 1 रुपए चुरा के ले जाता है, तो जो आपको लॉस हुआ है वो कितने का हुआ? 1 रुपए का। और जो आपका लॉस है उसकी सीवियरिटी इतनी कम है कि वहां पे कोई केस करना बनता ही नहीं है। अगर आप केस करोगे भी तो जो जुडिशरी होगी आपकी बात को सीरियसली लेने ही नहीं वाली है। एक केस से इसको देखते हैं। एक केस था मिसेस वीदा वर्सेस खान का। इसमें जो दोनों पर्सन होता है, दोनों पर्सन को का जो होता है किसी मैटर के ऊपर डिस्प्यूट हो जाता है और दोनों अपना हाई टेम्पर में, फॉलो ऑन गुस्से में रहते हैं और एक दूसरे के लिए एब्यूजिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, गालियों का आदान प्रदान होता है। अब उसी सीरीज में क्या होता है कि जो एपिलेंट्स का हस्बैंड है यानी जो मिस्टर खान होता है वो अपनी वाइफ के ऊपर, जो रेस्पोंडेंट है सॉरी, उसके ऊपर एक फाइल को फेंक के मार देता है। अब होता है कि जो फाइल होती है उसकी एल्बो से हिट कर जाती है जिससे उसकी एल्बो पे थोड़े से स्क्रैचेस आ जाते हैं। बाद में जब मैटर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट उसको बोलता है कि भाई यहाँ पे जो हार्म हुआ है ना वो इतना स्लाइट है, उसके होने वाली इंजरी की सीवियरिटी इतनी कम है कि उसके लिए पर्सन को गिल्टी नहीं ठहराया जा सकता। सो गाइस, छोटा सा वीडियो था, यहीं पे खत्म होता है। आई होप जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की आप उसको समझ पाए होंगे। एंड गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।